दोस्तों, आज की कहानी है गहना। शादी के बाद पहली बार मायके से ससुराल जा रही है। ऐसे खाली हाथ जाएगी तो बड़ी बदनामी होगी और ससुराल वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। शारदा जी ने अपनी बेटी प्रियंका को समझाते हुए कहा, माँ आप तो अच्छी तरह जानती है ना कि हमारे घर की माली हालत सही नहीं है, तो ऐसे में कैसे मैं सबके लिए उपहार लेकर जा सकती हूँ। तुम चिंता मत करो, यह तो जो फल मिठाई और थोड़ा बहुत सामान तुमने दिया है वही काफ़ी रहेगा। प्रियंका अपनी माँ को समझाते हुए बोली, अच्छा जाएगी कैसे, दामाद जी तुम्हें लेने तो आएंगे ना। शारदा जी ने चिंतित होते हुए पूछा, हाँ माँ, बोला तो था ना मैंने, निकल चुके हैं, घर से आ ही जाएंगे, इतने में अपना सामान पैक कर लो। बोलकर प्रियंका अपनी सामान पैक करने लगी। सामान पैक करने के बाद वह अपने पति विपिन का इंतजार करने लगी, लेकिन उसके दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही थी। अभी कुछ महीने पहले की तो बात थी जब उसकी जेठानी अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद वापस मायके से ससुराल आई तो उसकी सास मधुबाला जी ने उन्हें क्या क्या नहीं सुनाया था। उसके ससुर अपनी पत्नी यानी प्रियंका के सास को लाख समझाते रहे कि उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो बहू को मायके से ज़्यादा सामान ना लाने पर इतना गुस्सा कर रही हैं। उनकी जितनी हैसियत थी उसके अनुसार उन्होंने अपनी बेटी को अच्छा ही दिया था, और क्या हुआ जो उन्होंने सोने का गहना नहीं दिया। एक गहना की वजह से घर में कलह करना उचित नहीं है, लेकिन मधुबाला जी भला कब चुप रहने वाली थी। उन्होंने जेठानी की कई पीढ़ियों को कोस डाली थी। बेचारी जेठानी का रो रो कर बड़ा बुरा हाल था। उसका रोना देखकर उनकी 3 साल की बेटी और गोद में लिए छोटा सा बच्चा भी रोने लगा। विपिन और विनय की अपनी माँ को समझा रहे थे, लेकिन मधुबाला जी ने उस दिन जैसे आपा ही खो दिया था जब विपिन ने प्रियंका को इशारा किया कि वह भाभी और बच्चों को वहाँ से ले जाए। जेठानी का मायका भी प्रियंका की तरह हल्का था। मधुबाला जी समाज को दिखाने के लिए गरीब घर की बहुएं लेने तो आई थी, लेकिन कभी उन्हें दिल से स्वीकार नहीं किया। शादी करते समय उन्हें अच्छे से पता था कि दोनों परिवारों की माली हालत में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी उन्होंने न केवल गरीब वालों से रिश्तेदारी जोड़ी, बल्कि उनसे भारी भरकम सामान लाने की उम्मीद भी कभी नहीं छोड़ी। बेवजह कलह करने की उनकी आदत से रमेश जी बहुत नाराज होते, लेकिन तब तक मधुबाला जी अपना असली हथियार प्रयोग कर चुकी होती और धमकी भी दे डालती। अब वह मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं डालेंगी। फिर भी ना कुछ खाती ना किसी से बोलती। सभी घर वाले उनके सामने थकार कर हथियार डाल देते थे। प्रियंका अभी नई नई शादी हुई थी और उसका मायके से ससुराल जाना यह पहला मौका था, लेकिन सास की कलह करने की आदत को देखते उसका मन बहुत अधिक आशंकित था। तभी कार के हॉर्न की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आई और घर के मुख्य गेट का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही गाड़ी रुकी तो उसने देखा कि उसके पति विपिन के साथ उसके ससुर रमेश जी लेने आए हैं। उसने जल्दी से सर पर पल्लू रख कर ससुर जी के पैर छुए। बड़ी विनम्रता के साथ दोनों को अंदर ले आई। शारदा जी समधी जी को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। ऐसे अचानक उनका आना भी समझ नहीं आ रहा था। विपिन जब उनके पीछे पीछे अंदर आया तो उसके हाथ में बहुत सारे थैले थे। रमेश जी अपनी समधन शारदा जी से बोले, समधन जी आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए बिना बताए ही चला आया। देखिए, बात सुनकर मुझे गलत मत समझिएगा। जैसे विपिन मेरा बेटा है, वैसे ही प्रियंका भी मेरी अपनी ही बेटी है। मेरे घर में एक हिटलर रहती है जिससे हम सभी बहुत डरते हैं।
कहने को तो वह मेरी धर्म पत्नी है, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, क्योंकि जब वह अपना आपा खो देती है तो फिर जल्दी से संभलती भी नहीं है। और मैं असली बात पर आता हूँ प्रियंका, बहू को आज पहली बार आपके पास से हमारे घर जा रही है और इसकी सासू माँ इसका बात का इंतजार कर रही हैं। बहू अपने साथ अपने मायके से बहुत सारे गहने और तोहफा लेकर आएगी, पर हम आपकी माली हालत से वाकिफ हैं और बस अब आपसे अनुरोध कर रहे हैं। हम जो यहाँ थोड़ा सा सामान और तोहफे ले आए हैं, आप इन्हें एक बार देख लें और प्रियंका के सामान के साथ पैक कर दें। हमने आपके हिसाब से ही सब किया है, बस इसे स्वीकार कर लें। उनकी बात सुनकर शारदा जी बोली, आपने हमारे लिए इतना सोचा, यही बहुत है भाई साहब, लेकिन हम आपसे यह सब नहीं ले सकते। और कहकर उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। इससे पहले कि रमेश जी कुछ कहते कि विपिन बोल पड़ा, मम्मी जी आप ज़्यादा मत सोचिए, हमने यह बहुत सब सोच समझ कर किया है। प्रियंका भी है, अपने घर की हालत से अनजान नहीं थी, इसलिए उसने भी उनकी बात मान ली। फिर विपिन आगे बताया कि बहुत बार और लोग अंशु भाभी की भी ऐसे ही मदद कर देते हैं परिस्थितियों को देखकर, लेकिन अब यह अधिक दिन नहीं चलेगा, इसलिए आप लोग चिंता ना करें, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। शारदा जी अपने दामाद और समधी जी से भाव विभोर होकर बोली, प्रियंका के पिता नहीं थे, आज उसके जीवन की यह कमी भी पूरा हो गई। मेरी बेटी के लिए अब कोई डर नहीं रहेगा। रमेश जी ने उन्हें आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, समधन जी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मधुबाला जी की आदत से हम भी परेशान हैं। हमें भी एक मौके की तलाश है जिससे उनको यह बात खुद भी समझ आ जाए। जब उनका ही निर्णय था कि उनकी बहुएं उनके हिसाब से आए तो हमने उनके निर्णय को माना, और ईश्वर की कृपा देखिए कि दोनों मेरी बहुएं बहुत समझदार हैं। आप देखना एक दिन ऐसा भी आएगा जब इनकी सास इन्हें खुद कहेगी कि मायके से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, बस जल्दी लौट आना। रमेश जी इन्हीं ख्यालों में खोए हुए थे। प्रियंका भी शांत मन से ससुराल के लिए चल दी, क्योंकि सासू माँ के तानों का कोई डर भी नहीं था। ससुराल पहुंचकर मधुबाला जी प्रियंका से मायके से गहनों और तोहफों के बारे में पूछा तो पीछे से रमेश जी बोले, मधुबाला आज बहू पहली बार अपने मायके से आई है, देखो विपिन के हाथों में तुम्हारे लिए गहने और तोहफे हैं तो फिर भी है, पर आज एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज के बाद हमारी दोनों बहुएं जब भी मायके जाएंगी तो फिर तोहफे देकर तुम भेजोगी। बहू के घर वालों ने अपनी इतनी समझदार बेटियां दी हैं तुम्हें, तो उनसे तो वह यह अपेक्षा रखना गलत बात है। और हाँ, आपकी बार अगर तुमने फिर से अपना वही रूप दिखाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने कभी सोचा भी है कि तुम्हारे भिजवाने में उन लोगों को कितना कर्ज करना पड़ता होगा। समझदार बनो, अब बहुत हो गया। मधुबाला जी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन रमेश जी ने उन्हें इशारे से रोक दिया और प्रियंका से बोले, बहू यह सामान रखो और अपने कमरे में जाओ। प्रियंका के जाने के बाद मधुबाला जी गुस्से में बोले, आप ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं मुझसे? अभी कल मुझे पड़ोस के चौधरी जी मिले थे, काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे। मैंने पूछा तो बोले अभी बेटी की शादी में यहाँ वहाँ से कर्जा लेकर पैसे खर्च किए हैं और अब बेटी के पग फेरे के बाद ससुराल भेजना है तो फिर ढेर सारा सामान और गहने तोहफे भेजना है सबके लिए। अपनी पली पलाई पढ़ी लिखी बेटी भी दो और हर बार ससुराल भेजते हुए कीमती गहने और तोहफे दो, ऐसे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। उनकी परेशानी सुनकर
मुझे लगा कि चौधरी जी ही नहीं बल्कि हमारी बहू के घर वाले अपनी बेटी के विदाई में परेशान होते होंगे। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अब अगर तुमने बहू के मायके वालों से तोहफा की उम्मीद की तो तुम तो क्या अपना रूप दिखाती हो जो मैं दिखाऊंगा। अरे भाग्यशाली समझो तुम खुद को। दोनों बहवें तुम्हें इतना सम्मान देती हैं और कभी पलटकर जवाब नहीं देती। आगे भी अगर ऐसे ही इज्जत चाहती हो तो एक बार बेटी की माँ बनकर सोचो। रमेश जी ने कुछ प्यार और कुछ गुस्से से उन्हें समझाते हुए कहा। कुछ देर खामोश रहने के बाद मधुबाला जी बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भी ना जाने कौन सी सास बनने की कोशिश कर रही थी। अब से मैं कभी बहुओं को तोहफा और गहना लाने को नहीं बोलूँगी, सिर्फ उन्हें उनके मायके से जल्दी लौटाने को कहूँगी। उनकी बात सुनकर रमेश जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने सही कहा। सोचा कि मधुबाला जी के नाराज होने से पहले अपनी बात रखकर उन्होंने सही किया था, क्योंकि एक बार मधुबाला जी गुस्सा हो जाती तो फिर किसी की नहीं सुनती। दोस्तों, आज के समय में भी बहू जितनी बार अपने मायके जाती है उसकी सास को उसके लायक तोहफा का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर बहू कुछ ना लेकर आए तो सास मुंह फुला लेती है, जो कि अनुचित है। फिर और गहने लाने का दबाव बनाना गलत है। हमें किसी पर भी हमें कुछ देने का दबाव नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।